नमस्कार दोस्तों, आप हैं अनिल कपूर के साथ हमारे पॉडकास्ट से समथिंग इंडिया पर। हमारी पहली एपिसोड को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, एक फीमेल गेस्ट हैं। उनका नाम है छाया शर्मा और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, एंकर हैं और शेर व शायरी के जगत से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सुनते हैं छाया शर्मा जी से ही कि वो क्या करती हैं, कौन है वो, अपनी खुद की ज़ुबान से आपको बताएंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया छाया जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस पॉडकास्ट पे से समथिंग पर आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने दिल के जो विचार हैं, अपने दिल की जो भावनाएं हैं, वो सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। जहाँ इंट्रोडक्शन की बात आती है तो मैं यही कहूँगी कि न दौलत से, न शोहरत से, न दौलत से, न शोहरत से, न किसी मुख्तलिफ अंदाज से मेरी पहचान है ज़माने में महज मेरे अल्फाज से, महज मेरे अल्फाज से। वो अल्फाज जो एक टीचर स्टूडेंट्स को तालीम देने के लिए यूज़ करता है, वो अल्फाज जो एक मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यूज़ करता है, वो अल्फाज जो एक एंकर अपने प्रोग्राम को बहुत ब्यूटीफुली कंडक्ट करने के लिए करती है, और वो अल्फाज जो एक पोएटिस शायरी को कहने के लिए, पढ़ने के लिए यूज़ करती है। तो ये मेरे अल्फाज ही हैं जो एज अ टीचर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज एन एंकर और एज अ पोएटिस मेरी जो सोसाइटी में पहचान बनाते हैं। छाया वो हर आम इंसान की तरह है जो ज़िंदगी के सफ़र में चलते हुए हर धूप और छाँव से गुज़रती है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है, चाहे उसमें खुशियाँ हैं, चाहे गम हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लिए हुए और आँखों में एक उम्मीद की किरण लिए हुए हमेशा वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। ये है छाया शर्मा। बहुत बढ़िया मैम। तो आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपने नाम को एक्सप्लेन किया। तो एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ। तो अभी आप छाया मैम हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, स्कूलिंग आपने कहाँ से करी, एजुकेशन में आपने क्या किया है और अभी तक आपने करियर में आप कहाँ पे किस मुकाम पर पहुँची हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को उसके बारे में भी बताएँ। Thank you, Mr. Anil. This question has definitely given me the wonderful chance to go back down the memory lane. तो मुझे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे वजूद का जो वृक्ष है, इसकी जो रूट्स हैं, वो रूट्स जो है वो गांव से निकली हैं। मेरा बचपन गांव में गुजरा है। गांव में जो नेचर है, ब्यूटी है, इनोसेंस है, उसके साथ गुजरा है, जहाँ पर मैंने अपनी क्लास 8 तक अपना टाइम स्पेंड किया है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादा दादी जिनके साथ मुझे बहुत लगाव था, जिनसे मैंने ज़िंदगी के बहुत लेसन सीखे, जो आज मुझे बहुत ही अपने इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। और उसके बाद जब हम शहर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर मेरी जो है मेरी हायर जो सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन थी अहमदगढ़ में। तो उसके बाद मेरी स्टडीज़, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन वो है ग्रेजुएशन लुधियाना में, पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ में। इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है, जो ये वृक्ष था वो रूट से लेकर आगे आगे उसकी शाखाएं एक कस्बे में, फिर एक शहर में और फिर एक यूनिवर्सिटी में, इस तरह से जो है फैलती गई हैं, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो डेफिनेटली जब मैं गांव से निकली, जब मैं कस्बे में आई, तो डेफिनेटली मुझे दीन दुनिया की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। आई वॉजंट अवेयर। लुधियाना में आई तो डेफिनेटली मैंने ज़िंदगी को देखा, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिन्होंने मुझे और भी इनलाइटेंड किया। और उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ में जब मैंने एमएड किया तो वहाँ का जो एक इंटेलेक्चुअल ऑरा था, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में ईश्वर की कृपा होती गई और मैं अपनी एजुकेशन में भी और अपनी जो ज़िंदगी की लर्निंग है उसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आगे बढ़ती गई। इस तरह जो है आज मैं एजुकेशनल सिनेरियो के उस मुकाम में हूँ कि मैं आज एक लुधियाना के ही नहीं बल्कि मैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेप्यूटेड स्कूल जो कि BCM आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है,
उसमें मैं एज अ इंग्लिश टीचर जो है मैं वर्क कर रही हूँ फॉर लास्ट 8 years, दो आई हैव बीन इनटू टीचिंग सिंस लास्ट 19 years। तो बीसीएम का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है बिकॉज इट हैज़ ग्रूम्ड मी लाइक एनीथिंग, एंड टुडे वट एवर आई एम इन माई टीचिंग प्रोफेशन, माई कॉन्फिडेंस, माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, everything that has been due to the great exposure and training in BCM. So I am really grateful to BCM school where I am working. राइट मैम, थैंक यू सो मच। और बीसीएम का आपने नाम लिया तो मैंने भी अपनी जो +1 +2 है वो इसी स्कूल से ही करी है, तो मेरी भी बहुत सारी जो यादें हैं वो इस स्कूल के साथ हैं। मैं भी इसी स्कूल का एल्यूमिनाई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो अभी हैं, जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर आपको पहुँचने में किन लोगों ने आपकी मदद करी है, या कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है? तो ऐसे कौन से लोग हैं जो अगर आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप आज वो छाया शर्मा नहीं होती जो आप अभी हैं? अनिल सर, ऐसा है कि वैसे तो हर इंसान का हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, सिर्फ इट वेरीज इन द डिग्रीज, सिर्फ डिग्री का फ़र्क होता है, क्योंकि हम हर इंसान से सीखते हैं। हर इंसान, चाहे वो बड़ा है चाहे बच्चा है, हर इंसान का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में होता है। मैं अगर अपने आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, या जो मेरी शख्सियत है, तो उसमें मेरे तजुर्बों का बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ हंस के सीखे हैं, कुछ रो के सीखे हैं, कुछ हंस के सीखे हैं, कुछ रो के सीखे हैं। जो भी सीखे हैं अपने तजुर्बों से सीखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों तक अपने स्ट्रगल्स में अकेली थी। अकेली मीन्स नो डाउट रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को अकेले चलना पड़ता है। तो काफ़ी साल ये मंजर रहा जीवन का, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से, जब से मैं मेडिटेशन में आई, जब से मैं एक अदब की दुनिया के साथ जुड़ी, तब से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जिनके लिए शायद मेरे लिए शब्द नहीं हैं। तो डेफिनेटली उनमें से जो हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के हमारे चेयरमैन हैं श्री अनिल भारती जी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी जीवन में ऐसे उनकी वजह से मेरी लोग आए हैं कि मैं बता नहीं सकती कि कैसा जादू हुआ है मेरे जीवन में। उसके बाद अदब की दुनिया का एक बहुत ही जो अदब से नाम लिया जाता है वो हैं श्री मुकेश आलम जी, बहुत बड़े शायर इंडिया की हैं, जो उनसे भी मैंने अध्यात्म का बहुत कुछ सीखा। बहुत नाम है, मुझे लगता है ये बहुत ओपन एंडेड लिस्ट है। अशोक धीर जी हैं, जिनसे मैंने जीवन के बहुत लेसन सीखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है गुनवीन है, जिसके साथ मैं ज़िंदगी के हर मेरा जो इमोशन होता है वो उसके साथ शेयर होता है। मेरी कज़न्स हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेफिनेटली मुझे मेरी इस यात्रा में, क्योंकि देखो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आप चलते हो, गिरते हो, आप खुद उठते हो, लेकिन जब ईश्वर अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे अच्छे लोग ले आता है तो आपका जो गिरने का स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही और स्पीड से अग्रसर हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाती है। तो डेफिनेटली ये लोग हैं सभी जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। और भी हैं हमारे मेडिटेशन मास्टर्स हैं, श्वेता जी हैं, रचना जी हैं। तो ये लोगों का मेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा रोल है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर परमजीत कौर। डेफिनेटली द वे शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर अस, द वे शी इज़ वर्किंग, आई हैव ऑल्सो टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम हर एज वेल। सो ये सारे लोग जो मेरे जीवन के हर पल में चाहे हम मिले ना मिले, लेकिन एक इंस्पिरेशन बन के, एक मोटिवेशन बन के मेरे जीवन में हर तरह से मेरे साथ होते हैं। तो इन लोगों का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज इस मंच से मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे जीवन में ना होते तो मेरा जीवन इतना खूबसूरत ना होता। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। और इन सभी लोगों का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं अपने लिसनर्स की तरफ से भी, कि इन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है जिनको आज हम सब लोग सुन रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं। तो छाया जी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे नाम आपने लिए जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज करने में और जहां आप आज पहुंचे हैं उस जर्नी में हेल्प किया है।
तो ये तो हो गई बाहर वाले जो लोग हैं, जो आप जिनके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपको आपकी जर्नी में कैसे हेल्प किया है? Sir, I'm really thankful to Almighty to bless me with a wonderful family. सच में शायद मैंने कुछ बहुत ही पुण्य के कार्य किए होंगे जो मुझे ऐसी खूबसूरत फैमिली मिली है, सपोर्टिंग फैमिली मिली है। मेरे फैमिली में चाहे वो मेरे अपने मायके की बात हो या मेरे इन लॉज की बात हो, हर इंसान बहुत ही लविंग और सपोर्टिंग रहा है मेरे लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे मेरे फादर की डेथ के बाद 2000 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। उनका बहुत सपना था कि मैं लाइफ में कुछ बनूं। अनलकीली वो इस चीज़ को नहीं देख पाए, बट उसके बाद मेरे फादर का रोल मेरी मदर ने प्ले किया। इवन आफ्टर माई मैरिज हम इकट्ठे ही हैं, मेरे मदर मेरे साथ रहते हैं। तो क्योंकि स्कूल की जॉब के बाद ही मैं अपने जितने ये सारे सोशल वर्क्स हैं वो मैं करती हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं तो उसमें मेरे मदर सारा टेक केयर करते हैं एंड शी मोटिवेट्स मी अलॉट। तो सबसे पहला रोल जो है, सिग्निफिकेंट रोल, जिसके बिना शायद मैं बाहर नहीं निकल पाती, वो मेरे मदर का है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसीलिए मैंने उनके लिए लिखा, अपने हाथों में यूं खुद तकदीर रख लेती हूँ मैं, अपने हाथों में यूं खुद तकदीर रख लेती हूँ मैं, पुस्तकों में माँ की बस तस्वीर रख लेती हूँ मैं, बस तस्वीर रख लेती हूँ। सच में मेरी माँ की वजह से ही मेरे जीवन की तस्वीर बहुत खूबसूरत बनी है। और उससे नेक्स्ट मेरे हस्बैंड, जिनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी फ्रीडम, जितना ट्रस्ट उन्होंने मुझे दिया है, शायद आज की दुनिया में इतना किसी पार्टनर को देना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जब भी अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, कुछ भी करना होता है, मैं उनसे पूछती हूँ तो उनका एक ही आंसर होता है कि तुम्हारी खुशी जिसमें हो वही करो। तो मुझे इतनी हैरानी होती है कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मतलब मैं अगर आज कहीं पे भी कोई काम कर रही हूँ, अगर आसमान में उड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो जो मुझे पंख दिए हैं वो पंख मेरे हस्बैंड ने दिए हैं। उन पंखों के बिना मैं कभी उड़ान में भर ही नहीं सकती थी। और उसके बाद मेरे बच्चे हैं, डेफिनेटली बहुत ही प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आज इस मंच से मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को जितना टाइम देना चाहिए मैं नहीं दे पाती, लेकिन भगवान ने, शायद उसको पता था मेरी जर्नी, तो उसने बच्चे भी मुझे वैसे ही दिए, क्योंकि वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि मैंने एक बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ मैंने व्यतीत की है, तो उसी तरह से मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। तो मुझे उनके लिए कभी भी कुछ किसी तरह का टेंशन नहीं होता। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अभी वो बेटी फोर्थ क्लास में है, तो इवन शी नोज कुकिंग एवरीथिंग। तो दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज़ सम ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली में सबका बहुत बड़ा रोल है मेरे इस सफ़र में, क्योंकि उनके बिना अगर वो मेरा साथ ना देते तो मैं शायद बाहर निकलकर इतनी बेफिक्र होकर, इतनी आज़ाद होकर, तो मैं अपने सपनों की जो उड़ान है वो मैं कभी भी नहीं भर सकती थी। तो मेरे इन लॉज का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूजुअली हमने सोसाइटी में देखा है कि जब एक औरत अपने सपनों को जीना शुरू कर देती है तो इन लॉज से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फैक्टर आता है। लेकिन आई एम ब्लेस्ड टू गॉड कि वहाँ पर भी सारे सपोर्टिव हैं। मैं जो भी चीज़ करती हूँ, मेरा कोई सेशन होता है, मेरा कोई प्रोग्राम होता है, दे अप्रिशिएट मी अ लॉट। मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, 3 सिस्टर इन लॉज हैं, तो वो भी डेफिनेटली, मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी ज़रूर। मेरे जो है छोटे ब्रदर इन लॉ 1 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। तो डेफिनेटली उससे पहले मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। तो फैमिली के लिए, हमारी लॉस के लिए एक बहुत ही ये एक झटका था जिसको हम बियर नहीं कर पाए थे। तो उनके एक्सपायर होने के 5-6 महीने बाद ही एक मिसिस पंजाबन का शो था, तो कहीं ना कहीं मेरा मन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मेरे मन में एक अंदर से गिल्ट कंसाइंस भी था कि अभी हमारी फैमिली में 5-6 महीने पहले इतनी ट्रेजेडी होके हटी है कि मेरा ये एक्शन सही है या गलत है। तो मुझे ये था कि मेरी सिस्टर इन लॉज या मेरे ब्रदर इन लॉज इसको कैसे लेंगे। लेकिन आप यकीन मानो कि जैसे ही मेरा वो शो हुआ, उसके बाद जब मुझे मेरी सिस्टर इन लॉज की कॉल्स आई, मैंने बहुत डरते डरते फ़ोन उठाया कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा शिकवा होगा, शिकायत होगी। लेकिन
मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे पहला वर्ड बोला कि छाया आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी सिस्टर इन लॉज, ऐसी फैमिली ईश्वर सबको दे, ताकि हम सब लोग इसी तरह अपने जीवन को जो है खूबसूरती से और सफलतापूर्वक हम इसको जी सकें। तो बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि फैमिली की सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो ये बात 100% सही है। और फीमेल्स के लिए ख़ास करके इंडियन सोसाइटी में बिना परिवार की सपोर्ट के जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं, जिस मुकाम पर आप हैं, वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। तो हम आपकी फैमिली को और आपके जो सपोर्ट करने वाले जितने लोग हैं उनका फिर से थैंक यू करते हैं कि वो आपको आगे भी सपोर्ट करते रहें और आप अपनी इस जर्नी में और आगे निकल जाएं। तो छाया मैम, जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं काफ़ी देर से, तकरीबन 19 साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो अभी जो कोरोना का समय आया, कोरोना काल ने देश और दुनिया में जीने का तरीका बदल दिया। लोग जिस तरह से चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब बदल गया है, खाना पीना बदल गया है, पढ़ाई करने के तरीके बदल गए हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पर्सनल फ्रंट पे और एज अ टीचर भी? ओके सर, मुझे ना गुलजार साहब की एक कही हुई बात याद आती है, बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने कहा है कि तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ़ करना है ज़िंदगी, माफ़ करना है ज़िंदगी, तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं हम, तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं। तो कोरोना से पहले का अगर हम दौर देखें, तो अगर हम अपने आप को पीछे जाकर देखते हैं तो डेफिनेटली ज़िंदगी को बहुत और बेहतर बनाने की कोशिश में हम ज़िंदगी को ही नहीं जी पा रहे थे। तो मैं कहती हूँ कोरोना इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ अस, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए ये एक, मैं इसको स्पीड ब्रेकर मानती हूँ। लाइफ का जो ईश्वर ने एक स्पीड ब्रेकर हमें दिया है, जहाँ पर हमें ये देखा है कि ज़िंदगी को हमने किस तरह से जीना है। सबसे पहले अगर मैं एज अ पर्सन की बात करूं कि ये मुझे हाउ डिड इट बेनिफिट मी, इस कोरोना पीरियड में मुझे खुद से ही मिलने का मौका मिला, क्योंकि हम खुद से ही मुलाकात नहीं करते, हम दुनिया से मुलाकात करते हैं अपनी दौलत के लिए, शोहरत के लिए, अपने काम के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। हम हर इंसान को रिझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने साथ एक मुलाकात करनी भूल जाते हैं। तो कोरोना पीरियड ने मैंने जी भर के अपने आप से मुलाकात की, अपने आप को जाना थ्रू मेडिटेशन एंड बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल मैंने बुक्स पढ़ी। और जैसे जैसे कहते हैं कि आप अपनी प्रेपरेशन करते रहो हर चीज़ की। गॉड को पता होता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट, मेरा कौन सा बच्चा किस चीज़ के लिए रेडी है, तो वो आपको प्लेटफॉर्म खुद दे देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने मेडिटेशन से, अपनी बुक्स से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी पीस से, जब मैंने अपनी जो रियल सेंस है, जब मैंने उसको पहचाना, तो डेफिनेटली ईश्वर ने मुझे काम पर लगा दिया कोरोना पीरियड में। तो मुझे काफ़ी सारे अलग अलग मंच पर मुझे मोटिवेशनल जो है सेशंस लेने का मौका मिला, जिसमें मैंने जो सीखा मैंने लोगों के साथ वही शेयर किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें मैंने लर्निंग की, अनलर्निंग की, क्योंकि बहुत चीज़ें जो हमने पास्ट में सीखी हुई हैं, गलत चीज़ें जो हमने गलत धारणाएं सोची हुई हैं, उसको हमें छोड़ने की ज़रूरत थी, वो भी मैंने इस कोरोना पीरियड में सीखी। तो मैंने अपनी स्किल्स को होन किया, बहुत सारे मैंने सेशन मैंने खुद भी अटेंड किए, क्योंकि जैसे मेरा स्पीकिंग स्किल्स जो है मेरा एक बहुत फेवरेट जोन है, उसमें भी मैंने बहुत लोगों के जो वेबिनार्स हैं वो अटेंड किए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं कैसे बेनिफिट कर सकती हूँ, मैं अपना संदेश लोगों के साथ किस तरह से अच्छे से दे सकती हूँ। ये चीज़ें मैंने बहुत लेवल तक जो है अटेंड की, और आई थिंक आई हैव emerged as a more peaceful and better person in corona period. So that is the charm of this corona period for me on the personal front. And talking about the teaching front, कोरोना से पहले we were just constrained to the four walls of teaching classrooms, but now we have become very confident in using all sort of technology, because online classes का पहले हमने ऐसे सोचा ही नहीं था कभी that we could do it. Now we know all the ins and outs of technology, and now we know that how can we disseminate our lessons in the most productive manner while sitting any corner
कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो वो जो चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ हमारी अपडेशंस हो गई हैं, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो ये एक ब्यूटीफुल चीज़ हुई है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड वी हैव लर्न मैनी थिंग कि हाउ कैन वी इन्हांस द प्रोडक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन एज वेल। तो मैंने जो सुना है या लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि टीचर्स अगर जब वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं तो उनकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, या फैमिली उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर आप घर पे हैं तो घर के काम भी उनको करने हैं और साथ में टीचिंग भी करनी है। और उधर बच्चों के साथ भी ये सेम चीज़ चल रही है कि बच्चे घर पे हैं, वो घर से क्लासेस ले रहे हैं, तो उस लेवल की कंसंट्रेशन वो नहीं दे पाते। तो ऐसे जो टीचर्स हैं जो फैमिली लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ या अपनी वर्क लाइफ को नहीं मैनेज कर पा रहे, या जो बच्चे हैं जो स्ट्रेस ले रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है या आप क्या बताना चाहते हैं उनको? सर देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना पीरियड का एक ग्लोबल लेवल का थ्रेट है, तो इससे हमारी देखो एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। सो नो डाउट पॉजिटिव में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, हमने ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखा है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारे सारे फ्रंट, चाहे वो हमारा इकोनॉमिकल फ्रंट है, एजुकेशनल फ्रंट है, सोशल फ्रंट है, हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं इसका जो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो हमारी आज समय की डिमांड थी, तो उसके हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा, क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, हम रुक नहीं सकते, हम थम नहीं सकते, हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन आवर सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ये चीज़ जो आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं जो आपको फीडबैक मिली है, टू सम एक्सटेंट ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स के चैलेंजेस की। टीचर्स को मैं हमेशा सल्यूट करती हूँ कि चाहे वो रेगुलरली स्कूल जा रही हैं, तब की बात है, प्री कोरोना टाइम पीरियड की बात है, चाहे वो कोरोना पीरियड की बात है, टीचर्स के अंदर एक अद्भुत टैलेंट होता है दैट दे नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। नो डाउट उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन डेफिनेटली टू मच एक्सटेंट दे हैव बैलेंस देयर ड्यूटीज, बिकॉज उनकी फैमिलीज को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि इनकी प्रोफेशनल लाइबिलिटीज आज के टाइम में, कोरोना पीरियड में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी जो बड़ी है, जो चैलेंजेस बड़े हैं, वो टीचर्स के बड़े हैं। लेकिन डेफिनेटली हमने देखा है, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं या और स्कूलों की बात करूं, तो डेफिनेटली स्मूथ क्लासेस हुई हैं। लेकिन यस, एक चैलेंज स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को आया है, जो कि बहुत ही एक जेन्युइन रीज़न भी है, क्योंकि जो रियल लाइफ टीचिंग का सब्स्टिट्यूट जो है वो टेक्नोलॉजी उस हद तक नहीं हो सकती, क्योंकि रियल लाइफ टीचिंग में जो 3H होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट। जब एक टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे का माइंड उसमें बिल्कुल होना, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड लर्निंग के लिए होना, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हैंड होना मीन्स ही इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रैक्टिकल वे, दैट इज सो। और हार्ट होना एंड दैट ही इज़ रेडी टू लर्न। ये चीज़ों का चैलेंज दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो यहाँ पर ये है, क्योंकि जैसा सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से ये दिक्कत को हमने अपने लेवल से, टीचर्स ने अपने लेवल पे जो है करने की कोशिश की है कि उन्होंने इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया है, जहाँ पर वो बच्चों को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपके कैमराज शुड बी ऑन एंड वी आर रेजिंग द क्वेश्चंस व्हेन आई एम टीचिंग द चैप्टर, आई एम टेलिंग द स्टूडेंट ओके नाउ यू रीड दिस पैराग्राफ, सो दैट अ स्टूडेंट शुड बी अटेंटिव. So as far as this period was concerned, we have tried our level best to cope up with the situation. But definitely ये एक reality है कि कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का complete substitution नहीं हो सकती. तो मेरा यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को यही एक आज मैसेज है कि दो times are tough, but the wisdom to deal with these tough times that is always timeless. तो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, टीचर की भी एंड स्टूडेंट्स की भी, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स को हर चीज़ क्लास में अवेलेबल थी, उनकी रिवीजन का पैटर्न, उनकी वट एवर टेस्ट दे वर डूइंग एंड वो टीचर चेक करते थे, रेड क्रॉस करते थे, तो वो चीज़ें जो हैं वो टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग को कहीं ना कहीं पे बहुत एफिशिएंट बना देती थी. लेकिन अब स्टूडेंट्स की जो चैलेंजेस वो बढ़ गए हैं. तो मेरा उनको यही एक संदेश है कि ठीक है, टाइम टफ है,
लेकिन इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें फुलफिल करनी है कि हमें टीचर्स जिस तरह से पढ़ा रही हैं हमें उनके साथ कोप अप करना है। जितनी देर भी हम क्लासेस में हैं हमें अपना पूरा अटेंशन देना है। और टीचर्स को भी मैं यही कहूँगी दैट वी नीड नॉट टू लुक एट द डार्क साइड के स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं उसमें से 10-15 बच्चे नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन यस देयर आर डेफिनेटली 15 और 20 जो आपको दिल की गहराइयों से सुन रहे हो, तो आप सारा अपनी पॉजिटिव फोकस करो। सो वी शुड नॉट लुक एट द डार्क साइड, क्योंकि डार्क साइड पे देखेंगे तो वी विल बी होपलेस। Fine. So together teachers and student they need to come on a forefront in a very collaborative manner, ताकि जो ये मुश्किल टाइम है ये जल्दी ही निकलने वाला है। इसके बाद हम फिर क्लासरूम्स में एक दूसरे को सामने देखेंगे और हमारा जो एक रूटीन टीचिंग है बहुत ही प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, इंटरेस्टिंग, वो फिर से ट्रैक पे आ जाएगा। तो छाया मैम, अभी तक हमने बात की टीचर्स के स्ट्रेस की या बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट आया कोविड का, या पर्सनल फ्रंट पे हमने बात की। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि फीमेल्स के लिए या फैमिलीज़ के लिए एकदम से सभी लोग लॉकडाउन में घर पे बैठ गए, कोई कहीं आ जा नहीं सकता, सब जगह बंद था, तो उस टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस के भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और काफ़ी सारा ऐसे ग्राफ्स आए, ऐसी स्टडीज़ आई जिसमें ये बताया गया कि इंडिया के अंदर या पूरे विश्व के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो उसके बारे में आपका क्या राय है और आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे लिसनर्स को? डेफिनेटली सर, जो आप कह रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस, इट हैज़ रियली रेज्ड अ लॉट ड्यूरिंग कोविड पीरियड, क्योंकि ये पीरियड ऐसा पीरियड था जो कि हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल हटके था, जिसके लिए शायद हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस कोविड पीरियड में मैंने एक शेर लिखा उसी माहौल में जब हम थे, जब हमें लगता था कि हमारे किसी दरवाजे पे कोविड ना हो जिसकी वजह से हम डरते थे और घर का माहौल ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने ये लिखा, अपने ही घर में सहम कर बैठी हूँ मैं, अपने ही घर में सहम कर बैठी हूँ, इसकी हर एक शय से वहशत है मुझे। तो हमारा घर, जिसको वैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है, लवली प्लेस जो है, वो हमारा घर है। लेकिन कोविड पीरियड के दौरान कुछ लोगों के लिए ऐसी बात नहीं रही है। उसकी वजह ये थी क्योंकि अगर हम सबसे पहले बात करें जेंट्स की बात करें तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उनका इकोनॉमिक जोन, क्योंकि अनसर्टेनिटी का पीरियड था, उनको अपने इकोनॉमिक लॉसेस की ज़्यादा टेंशन थी और लेडीज़ को जो है वो डोमेस्टिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई थी। तो अगर दोनों को ही देखें, दोनों के ऊपर ही प्रेशर बहुत था। तो और दूसरी एडिंग फ्यूल टू द फायर क्या हुआ कि वी गॉट कट फ्रॉम द सोशल सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ जो है वो हमारी फैमिली तक ही कंस्ट्रेंट नहीं होती। हम घर से निकलते हैं, हमारे बाहर के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, हमारे और भी जो लोग हमसे जिनके साथ हम सारा दिन उठते बैठते हैं, वो हमारा एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हमें और भी रिजुविनेट करता है, हमारी लाइफ में उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। तो अब क्या हुआ, एक तो हम सोशल सपोर्ट सिस्टम से बिल्कुल कट गए जहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन थी, जहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट मिलता था, और दूसरा घर की चार दीवारी में ही हर बंदे के अंदर, चाहे वो वाइफ्स हैं चाहे वो हस्बैंड्स हैं, उनका टेंशन लेवल रेज था। और जिन घरों में मतलब पर्सन्स ऐसे हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, जिन्होंने अपने आप को मॉरली स्ट्रांग नहीं बनाया हुआ, तो डेफिनेटली वो ये एक दूसरे का अटैक फेस करने की कंडीशन में नहीं थे। तो डेफिनेटली उनका जो अंदर उनके फियर्स थे फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, वो जो डर हैं, उन्होंने उसको आउटलेट बहुत गलत वे से दिया, और वो था डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस पहले भी होता रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं, इंसान का जो है बहुत ही अग्रेसिव होना, बहुत इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन इस पीरियड में तो केसेस का जो है वो इट हैज़ टच्ड द स्काई। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे कोरोना ने उन घरों की मुश्किलों को और बढ़ाया है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ किसी पॉजिटिव, किसी क्रिएटिव फोर्स के साथ कनेक्ट नहीं थे।
तो क्योंकि वो एक अभी तक मटेरियलिस्टिक लाइफ ही जी रहे थे, उनके कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि वो किसी लिखने के लिए या डांस हो गया या कोई भी सिंगिंग हॉबी हो गई, वो जिंदगी का वो वे जिससे वो अपनी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको वो पॉजिटिव आउटपुट दे सके, आउटलेट दे सके। तो उन घरों में ये केसेस बहुत बड़े हैं, लेकिन डेफिनेटली ये डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अभी भी चाहे कोरोना पीरियड ख़त्म भी हो जाता है तो इसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसका डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन सोल्यूशन। मैं सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि जिन घरों में स्पेशली अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ, समटाइम्स दे फेस दीज थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, उनको मारा भी जाता है, बट दे आर नॉट इन द पोजिशन टू रेज देयर वॉइस, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा की बात आ जाती है। उनको लगता है कि अगर मैं अपने पति की बात करती हूँ बाहर तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्लर ऑन द नेम ऑफ माई सोसाइटी। सो उनको चुप रहना पड़ता है। तो ये जो चुप है ये डेफिनेटली फैमिली के एनवायरनमेंट को और स्पेशली बच्चों को, इसका बच्चों पे ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तो बच्चों की लाइफ स्पॉयल होती है, वो और एग्रेसिव हो जाते हैं, आगे उनका मैरिज इंस्टीट्यूशन में कोई उनका फेथ ही नहीं रहता। तो इसके बहुत ज़्यादा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो जिन घरों में भी ये चीज़ हो रही है, मेरा उनको यही एक संदेश है, प्लीज़ आप पीसफुली बैठे सोचें कि आप जो भी आपका बिहेवियर है, आप ऊंचा बोल रहे हो, आप अपनी वाइफ को डांट रहे हो या जो है वाइफ अपने हस्बैंड पर शाउट कर रही है, तो आप इसकी आउटपुट पर ध्यान दो कि क्या आपके चिल्लाने से, आपके मारने से आप जो आउटपुट चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी थिंकिंग में तो आपको आंसर नो ही मिलेगा। सो वायलेंस इज नेवर अ सोल्यूशन, लव इज द सोल्यूशन, म्यूचुअल कम्युनिकेशन इज द सोल्यूशन। सो जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, सिर्फ आपको बैठना है, बात करनी है, आपके पास हजारों रास्ते निकल आएंगे एक पीसफुल लविंग फैमिली के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और फैमिलीज़ जो कोरोना टाइम में या लॉकडाउन के टाइम में जो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ गई, जिन्होंने अपने टैलेंट्स को, हिडन टैलेंट्स को बाहर निकाला, तो उन्होंने बहुत अच्छा समय भी बताया है। तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ही रेज नहीं हुए, कुछ ऐसे भी क्रिएटिव लोग भी पैदा हुए हैं या निकल के आए हैं सामने हमारे समाज में। तो ये टाइम आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को इकट्ठा करके उनको पॉजिटिव आउटपुट की तरफ लेके जाने का था। तो इसी कोरोना टाइम से जुड़ा हुआ एक और बहुत अहम मुद्दा है जो मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर आप अपने विचार दें, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ द रियल किलर। हमने अभी देखा कि पीछे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड किया तो मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करा अपनी टीआरपीज़ के लिए, और बहुत सारी ऐसी हम न्यूज़ भी देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या ऐसे लोग देखें जो ऑलरेडी एक मेंटल ट्रॉमा में है या डिप्रेशन में है। तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, और डिप्रेशन से कैसे ओवरकम करें और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ रोशनी डालें। हाँ सर, डिप्रेशन जो है ना वो मॉडर्न लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट बन गया है, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल वैल्यू की तरह काम कर रहा है। मुझे अज़म बहजाद का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते थे कि बहुत करीने की ज़िंदगी थी, बहुत करीने की ज़िंदगी थी, अजब क़यामत में आ बसा हूँ, सुकून की सुबह चाहता था, सुकून की सुबह चाहता था, सो शामे वहशत में आ बसा हूँ। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर इंसान अपनी सुबह शुरू करता है एक उम्मीद में, उम्मीद की किरण के साथ कि मैं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मैंने जीनी है, मुझे आज खुशियाँ मैंने लेनी है, मेरा एक पर्पस है लाइफ का। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा आज एक मॉडर्न वर्ल्ड है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जिस पर वेस्टर्निज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो वहाँ पर जो हमने खुशियों की तलाश है वो हम गलत जगह पर करने लग गए हैं। तो हमें लगता है कि जो नेम है, फेम है, वेल्थ है और ये सब चीज़ें हैं, इनमें खुशियाँ हैं, लेकिन इस रात की कोई सुबह नहीं है। हम जितना नाम कमा लेते हैं,
जितना फेम कमाते हैं, जितनी वेल्थ कमाते हैं, इनमें हमें सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। तो जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, जैसे अपने सेलिब्रिटीज़ की बात की, अगर हम सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को देखें तो इनकी लाइफ चकाचौंध से भरी हुई है, तो हमेशा ही दे वॉन्ट टू बी इन द न्यूज़। बट अब जब ऐसी ज़िंदगी आ गई जहाँ पर इनको आराम से बैठना था, अपने आप के साथ टाइम गुजारना था, तो बेशक वो पर्दे की दुनिया में तो बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन जो आम जिंदगी थी वहाँ पे ये फेल हो गए, और वहाँ पर आम आदमी ज़्यादा कामयाब रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर उस हाई लेवल की वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर तलाश नहीं थी जितनी कि इन सेलिब्रिटीज़ के अंदर थी। तो इसीलिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली इन चीज़ों ने उनको बहुत, अगर हम सुशांत की बात लें या किसी भी हम सेलिब्रिटी की बात लें, तो डेफिनेटली वो उनके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था कि वो एक कॉमन लाइफ के लिए रेडी हो सकें। तो क्योंकि वो हमेशा ही एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड लाइफ के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, कॉमन लाइफ के लिए वो कभी तैयार नहीं हुए। और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं, हम कॉमन लाइफ में भी, हमने कॉमन लोगों की लाइफ में भी ये डिप्रेशन का मुद्दा हमने ये देखा है। इसकी वजह वही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी रियल सेल्फ से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी जो रियल सेल्फ है, क्योंकि देखो कौन सा स्क्रिप्चर्स है, कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें ये नहीं लिखा कि ईश्वर हमारे अंदर है, हम ईश्वर की औलाद हैं। देखो, एज इज द फादर सो इज द सन, जो ईश्वर की क्वालिटीज हैं वही हम में है। अब समुंदर से कहीं कतरा उठा लो तो उसके गुण हमेशा वही रहेंगे। हमारे अंदर भी सारे ईश्वरीय गुण है, लव है, पीस है, हैप्पीनेस है, लेकिन हम तलाश रहे हैं हमारे नेम में, हमारे फेम में, दौलत में, शोहरत में, उसका कभी एंड नहीं होता। तो हम अपनी रियल सेल्फ से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए जब रियल सेल्फ से हम दूर होते हैं, हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। पॉलो कोएल्हो जो के हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, वर्ल्ड फेमस, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ लिखी है। वो कहते हैं कि जो ये स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये तभी होता है जब हमेशा हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, या फिर हम अपनी ट्रू सेल्फ के अगेंस्ट काम करते हैं। तो यहां पर मेरा यही कहना है कि फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स, कि जिस खुशी को हम बाहर तलाश रहे हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन का मुद्दा है वो डेफिनेटली वो एक्सटर्नल जो सिचुएशन है, देखो मुसीबतें, मुश्किलें, चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि हाउ डू आई रिएक्ट टू दोज प्रॉब्लम्स। जो डिफरेंस है वो आई कैन नॉट चूज माई सिचुएशंस ऑफ लाइफ, वो बहुत ही नेगेटिव हो सकती हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल फ्रंट पे हो, सोशल फ्रंट पे हो, वो मैं चूज नहीं कर सकती। लेकिन येस, डेफिनेटली आई कैन चूज माई रिस्पॉन्स टू इट, फाइन। तो यहाँ पर जो लोग डिप्रेशन में गए हैं कोविड के पीरियड में, डेफिनेटली वो उनका रिस्पॉन्स जो है लाइफ के प्रति, लाइफ की नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के प्रति, वो कहीं ना कहीं उनका रिस्पॉन्स गलत था, वो नेगेटिव था। मेरी एक फेमस, मैं हमेशा बच्चों को इंस्पायर करती हूँ, एक ही बात कहती हूँ कि देयर इज लाइट एट द फार एंड ऑफ ईच टनल। कोई भी टनल बहुत लंबी हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकती। टनल का एंड होने का हमें वेट करना पड़ता है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि शायद इस मुसीबत का कोई हल नहीं, शायद ये टनल ये गमों की जो टनल है ये ख़त्म होने वाली नहीं। तो हो सकता है कि हम सिर्फ कुछ स्टेप्स दूर हों रोशनी से, लेकिन वो रोशनी से पहले ही हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है बहुत ही ड्रास्टिक होती है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है कि अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। तो सुसाइड इज़ नेवर नेवर अ सॉल्यूशन, क्योंकि अब अध्यात्म में आने के बाद हमें ये पता चला है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी नेक्स्ट जो है जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। डेफिनेटली वो यहाँ तो एक हेल में रहते ही रहते हैं, उससे भी जो बदतर हालत उनके मरने के बाद होती है। तो मेरा अपने तमाम व्यूअर्स, लिसनर्स को यही कहना है कि आपके जीवन में गमों का जितना बड़ा पहाड़ मर्जी आ जाए, लेकिन यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि कोई भी देखो नेचर आपको सीधा सीधा आपको
सिग्नल दे रही है। ईश्वर ने क्यों दिन और रात बनाए हैं? ईश्वर आपको बता रहा है कि रात चाहे थोड़ी लंबी हो जाए, दिन ने आना ही आना है। किसी रात ने क्या आज तक सूरज को रोका है? नहीं रोक सका है। तो इसीलिए हमारे गम के बाद जो है खुशियों ने आना आना है, ये तय है। तो प्लीज धैर्य बनाएं, कोई मुश्किल आपको हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकती। जस्ट बी पेशेंट। तो बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। तो मैं यही डिप्रेशन के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग एक डिप्रेशन के अंदर हैं, वो डिप्रेशन एक बीमारी है, इसको ट्रीट भी किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लग रहा है कि आजकल चुप हो गया है या वो थोड़ा कटा कटा रहने लग गया है, तो आप उससे प्लीज़ बात कीजिए। बात करने से बहुत ज़्यादा कई बार फ़र्क पड़ता है। तो बाकी छाया मैम जो आपने चीज़ें बोली हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो इन सब चीज़ों से सीखें, और जो भी उनके आसपास के लोग हैं जो लग रहा है कि डिप्रेशन में है या कोई ऐसी स्थिति में है जो अपनी डेली लाइफ्स की प्रॉब्लम्स है उसको कोप अप नहीं कर पा रहा, तो वो आपसे लर्निंग लेते हुए अपनी लाइफ को या दूसरों की लाइफ को बेटर बनाए। तो छाया मैम अब बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है, तो थोड़ा सा इसको लाइटर साइड पे लेके चलते हैं। मैंने सुना है, पढ़ा है और देखा भी है कि आप शायरी की दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ आपकी एसोसिएशन है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं कि आप कैसे इस जगत के साथ जुड़े, शायरी के जगत के साथ आप कैसे जुड़े? सर आपने बिल्कुल कहा कि बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, अब थोड़ा लाइट हो जाए। तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ पोइट्री का और शायरी का रोल रहता है हमारी ह्यूमन लाइफ में। अगर मैं अपनी पोइट्री के, शायरी के सफ़र के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूं कि मैं पहले कॉलेज टाइम में लिखा करती थी, पोइट्री लिखा करती थी। तो उसके बाद कुछ ऐसा फेज़ आया, मेरे फादर की डेथ के बाद स्ट्रगलिंग फेज़ था काफ़ी। तो उस टाइम मेरा राब्ता जो है वो कलम के साथ मेरा टूट गया था। अंदर कविता मेरे रहती थी, लेकिन वो कलम से होकर कागज़ तक नहीं उतर पाती थी। अगर मैं कोशिश भी करती थी, पकड़ती थी पेन, लेकिन कुछ लिखा नहीं जाता था। तो ये जो मेरी कलम बांझ रही, बहुत साल, 10 साल ये बांझ रही, तो मेरे अंदर भी तड़फती थी मैं, जैसे एक माँ तड़फती है जिसकी औलाद नहीं होती, तो मेरे अंदर भी वो तड़फ थी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में आई तो उसके बाद ही ईश्वर की कृपा हुई, उसके बाद ही मेरी कलम की जो कोख है वो हरी हुई, और फिर जो है कविताएं लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री अनिल भारती जी के साथ हमारी कनेक्टिविटी हुई। उसके बाद मेरा 1 by 1 जो है मैंने लिखना शुरू किया, अलग अलग जगह पर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एक रिकॉग्निशन थोड़ी बननी शुरू हुई और उससे और मोटिवेशन मिली लिखने की। और धीरे धीरे लोगों ने बस एक चीज़ देखी कि हाँ, इसके अंदर एक पैशन है, हार्ड वर्क है। तो शायद उसी का नतीजा था कि मैं काफ़ी लुधियाना की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर भी हूँ, और मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है ये शेयर करते हुए कि हमारी जो लुधियाना की सबसे बहुत ही एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल के शायर हम बुलाते हैं, तहजीब है, जिसके हमारे श्री मुकेश आलम जी हमारे वो प्रेसिडेंट हैं। तो उनके साथ जुड़ने का मेरा सौभाग्य हुआ। हालांकि मैं इतनी मेरी एबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ईश्वर ने मुझे उसके साथ जोड़ा, और मुझे उन शायरों को देखकर और उनको सुनकर मेरे अंदर और अच्छा लिखने की मुझे इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि शायरी मेरे लिए कोई मकसद नहीं है, ये जो मेरा है ये मेरा पैशन है, मैं इसको मकसद समझ के नहीं कर रही हूँ। ये मेरे उस हिस्से की तर्जमानी है जो अमूमन दुनिया से छुपा रहता है, जो हमारे दिल की गहराइयों के एहसास होते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, चाहे वो खुशी के हो, गम के हो, या किसी भी तरह के हो, तो वो शायरी से ही निकलते हैं। तो मेरे लिए शायरी जो है वो परेशानियों की, जब शदीद धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो उसमें जब हमारा मन थोड़ा जलने लगता है, तो उस दौरान जो शायरी है, शायरी का बादल है, वो सुकून की बरसात करता है। तो फिर उस बरसात में भीगकर दुनिया का हर गम भूल जाते हैं, ऐसी ताजगी महसूस होती है। तो शायरी मेरे लिए जीने के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव फोर्स है।
और इस फील्ड में जो है श्री मुकेश आलम जी, वो मेरी एक इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा ही। अध्यात्म के साथ साथ उनसे मैंने शायरी की भी बहुत चीज़ें अपने आप मैंने सीखी हैं। और दूसरा जो नाम मैं बहुत एहतराम से लेना चाहती हूँ वो है मध्य प्रदेश गुना से असलम राशिद जी। वो भी नेशनल लेवल के बहुत बड़े पोइट हैं, और जैसे मैंने अब थोड़ा गज़ल पे भी काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे गज़ल के बारे में सिखाया कि कैसा मीटर, क्या इसके जो बहर क्या होती है, क्या कैसे हमने लिखना है। तो असलम राशिद के सर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ उन्होंने मुझे एक गज़ल के बारे नहीं, उन्होंने मुझे आम जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया, जिससे मेरा नज़रिया बहुत और अच्छा बढ़िया हुआ। तो शायरी की दुनिया में मैं इन दो जो नाम हैं, श्री मुकेश आलम जी और असलम राशिद जी, तो मेरा इनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि देखो, पोइट्री सबके अंदर होती है, लेकिन उसको जो कहने का लहजा है, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, जो ब्यूटीफुल वेज हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ भावनाएं ही ज़रूरी नहीं होती, लेकिन उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन में इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं डेफिनेटली इन दोनों के लिए मेरे अंदर जो प्यार है, जो मेरा ग्रैटिट्यूड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई भी एक प्यारा सा अगर आप शेर पढ़ना चाहें तो आप वो पढ़ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली मैं इस मंच को ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहूँगी अपनी जो है शायरी शेयर करने के लिए। ये मेरा मैसेज भी है लिसनर को, और एक तरह से जो है मेरी एक गज़ल जिसमें मुझे मेरी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा जो है वो झलकता है, जो मैं अपने लिसनर के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गज़ल का मतलब यूँ है कि ना कोई गम ना ही डर साथ रखना, ना कोई गम ना ही डर साथ रखना, दुआ का कोई पैकर साथ रखना। पैकर होता है आकृति, दुआ का कोई पैकर साथ रखना। थकन होगी बुलंदी की फ़ज़ा में, थकन होगी बुलंदी की फ़ज़ा में, फलक पर भी कोई घर साथ रखना, फलक पर भी कोई घर साथ रखना। हो जाए रश्क को भी इश्क तुमसे, हो जाए रश्क को भी इश्क तुमसे, सितारों सा मुकद्दर साथ रखना। अगला शेर यूं है, हुनरमंदी भी कर सकती है गुमराह, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि जितने हुनरमंद होंगे शायद उतना ही हमारा सक्सेस का इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उन सब लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगी, हुनरमंदी भी कर सकती है गुमराह, कोई रूहानी रहबर साथ रखना, कोई रूहानी रहबर साथ रखना। बुझा दे तिश्नगी जो ख्वाहिशों की, तिश्नगी होती है प्यास, बुझा दे तिश्नगी जो ख्वाहिशों की, नज़र में वो समंदर साथ रखना। है जिंदा जीसत की रौनक इन्हीं से, जीसत लाइफ है जिंदा जीसत की रौनक इन्हीं से, हंसी आंसू बराबर साथ रखना, हंसी आंसू बराबर साथ रखना। ज़रा सी इल्तिजा है तुमसे मेरी, इल्तिजा रिक्वेस्ट, ज़रा सी इल्तिजा है तुमसे मेरी, मुझे तुम ज़िंदगी भर साथ रखना, मुझे तुम ज़िंदगी भर साथ रखना। तो लिसनर्स को भी यही कहती हूँ, अपना प्यार हमेशा ही ऐसे ही हम सबको देते रहना। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया आपने मैम ये आपकी खुद की लिखी हुई हाँ जी गज़ल आपने सुनाई हमारे लिसनर्स के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छाया मैम, अब शेर व शायरी की बात हो गई, आपने बहुत बढ़िया गज़ल भी सुनाई, तो अब चलते हैं आपके उस सफ़र की तरफ जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। ऐसी मैंने आपकी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखी थी जिसमें आप कुछ प्रीच और टीच कर रहे थे लोगों को। तो पिरामिड मेडिटेशन के साथ आप कैसे जुड़े, और आपके एक कन्याकुमारी के ट्रिप के बारे में आपने कुछ बताया हुआ है ऑनलाइन, तो मैं चाहता हूं कि आप वो एक्सपीरियंस और वो सब चीज़ें हमारे लिसनर्स के साथ भी शेयर करें। डेफिनेटली सर। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। देखो, एक मदर ना जब किचन में काम कर रही होती है या कोई भी काम कर रही होता है, तो वो अपने बच्चों को ना खिलौना दे देती है ताकि वो बच्चा खिलौने में मसरूफ़ रहे और वो अपने काम में लगी रहे। तो बच्चा जब तक खिलौने के साथ खेलता है ठीक है, लेकिन जब उसको माँ चाहिए होती है तो वो खिलौना फेंक देता है, तो वो रोता है, चिल्लाता है। तो उस टाइम पे उसकी यही रोना उसका यही होता है कि मुझे माँ चाहिए। तो वो किसी भी खिलौने के साथ वो खुश नहीं होता।
तो इसी तरह भगवान ने भी जितना ड्रामा क्रिएट किया हुआ है ना, ये हमें खिलौने दिए हुए हैं। जितने ये दौलत है, ये शोहरत है, ये नाम है, ये हमें सब खिलौने दिए हुए हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि मैं भी इन खिलौनों के साथ खेल रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मेरा मन इन खिलौनों से खुश नहीं हो रहा था। मैं सुबह स्कूल जाती थी, शाम को मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मैं 3-3 बैच लेती थी, आई वॉज मिंटिंग ग्रेट मनी, लेकिन फिर भी अंदर वैक्यूम था एक। तो वो जो पैसों का खिलौना था वो मुझे नहीं चाहिए था। मेरी बहुत अच्छी फैमिली, जैसे मैंने बिगनिंग में ही बताया, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, लेकिन एक अंदर वैक्यूम था। तो कहीं ना कहीं पे शायद मुझे अपने खुदा की तलाश थी, मुझे एक वो सुकून की तलाश थी जो कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मिल रहा था। फिर मैंने भी ऐसा किया, मैंने वो खिलौने साइड पे फेंक दिए, मैंने अपनी सारी ट्यूशन्स बंद कर दी, फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और फिर मैंने पुकारना शुरू कर दिया कि मुझे चाहिए कुछ। मुझे पता नहीं था क्या चाहिए उस टाइम पे। तो हर चीज़, मैं डिवाइन डेस्टिनी में बड़ा मैं बिलीव करती हूँ कि हम सबके लिए एक डिवाइन डिज़ाइन बनाया हुआ है परमात्मा ने, तो सिर्फ हमें उसको बिलीव करने की ज़रूरत है। तो वो डिवाइन डिज़ाइन क्या था कि जब मेरी जो तलब थी इस पीस के लिए, इस डिविनिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो इतनी बढ़ गई कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बैठे बैठे रोने लग जाती थी विदाउट रीज़न, मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। तो लकीली फिर मुझे 2017 में कन्याकुमारी जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद रॉक है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो उस रॉक पर वो 2-3 दिन मेडिटेशन करके गए थे। हमें पता है कि स्वामी विवेकानंद का जो फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट का जो उनका लेक्चर था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तभी से उनका जो स्पिरिचुअल लीडर के फॉर्म में उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी पूरे वर्ल्ड में। जो उन्होंने वहाँ पे जब उन्होंने अमेरिका में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स लोगों को अपील किया था, तो मैंने बड़ा सिंसियरिटी से प्रे किया उस रॉक पे कि अगर इस जगह में वाकई ही कोई स्पिरिचुअल पावर्स है जिसने विवेकानंद को के जीवन को बदला, तो ये मेरे जीवन को भी बदलेंगी। मैंने बड़ी फर्म कन्विक्शन और बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने दृढ़ विश्वास के साथ वो प्रेयर की, और शायद मैं बहुत ज़्यादा लकी थी कि परमात्मा ने मेरी प्रेयर्स को सुना। तो अगर हमारे अंदर तलब है, अगर सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान ज़रूर सुनता है। तो डेफिनेटली उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं चंडीगढ़ में मैंने स्वामी विवेकानंद कोर्स अटेंड किया। पता नहीं, वैसे मेरी एक फ्रेंड ने किया था तो मैंने भी कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्यों कर रही हूँ ये। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी पीसीपी लगाने जा रही थी चंडीगढ़, तो मैंने रास्ते में जाते हुए अपने से क्वेश्चन किया कि तुम क्यों जा रहे हो इस जर्नी पर। तो मेरे मन ने जवाब दिया कि यहाँ से तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का मीनिंग पता चलेगा, तुम्हें आंसर मिलेगा, जो तुम ढूंढ रही हो तुम्हें वो मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं मिला तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो वही हुआ जब मैंने पीसीपी लगाई वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ मेडिटेशन क्लासेस हुई। जब मैंने पहली बार मेडिटेशन को एक्सपीरियंस किया तो मेरे मन ने कहा दिस इज दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो मेरे अंदर मानो, मुझे आज भी याद है वो पीसीपी क्लासेस जब हमारे सर जो हैं सुधीर सर, तो वो डिविनिटी की बातें करते थे, स्पिरिचुअलिज्म की बातें करते थे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इंसान को जीवन किस तरह से जीना चाहिए, हमारी असली खुशी कैसे हो सकती है, हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। जब वो सारी चीज़ें डिस्कस करते थे तो मेरी आंखों में से आंसू बहते रहते थे, जैसे मेरी क्लेंजिंग हो रही थी। जब मैं लुधियाना वापस आई, फ्रॉम हेड टू फुट मैं पूरी शांति से भरी हुई थी। तो मेरी फैमिली हैरान थी, इसको क्या हो गया, ये बिल्कुल चुप हो गई। तो जब मैं लुधियाना आई तो लोगों ने एक चेंज पाया मेरे में। तो वो मुझे कहते हैं कि ये सिर्फ मोमेंटरी है, जैसे ही तुम रियल वर्ल्ड के साथ तुम्हारा क्लैश होगा तो ये सब तुम्हारी शांति भंग हो जानी है, ये क्षण भंगुर है ये। तो कहते जैसे सत्संग से आते हैं ना, तो उसके बाद जो इम्पैक्ट होता है तेरे पे वही इम्पैक्ट है। सो आई वॉज रियली कंसर्न, क्योंकि जो मिला था वो खोना नहीं चाहती थी। ऑल ऑफ अ सडन याद आया कि यस, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड मैंने यहाँ देखा अपने घर के पास। देखो 9 साल से मैं वहाँ पे रह रही थी, आई वॉज मूविंग इन फ्रंट ऑफ इट, बट ईश्वर का हुक्म नहीं था। जब मेरे अंदर ईश्वर के लिए प्रेम बढ़ा, तलब बढ़ी, तब मेरा वहाँ पे जाना हुआ। तो मैं रात को 8:30 गई, तो उन्होंने कहा वेडनेसडे क्लास कल है, आप आइएगा। तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हो गया, और उसके बाद तो जीवन में शांति के, प्रेम के, प्रसन्नता के ऐसे फूल खिले कि जीवन जो है हर पल जो है वो आनंद है।
और अब यही चाहते हैं कि जो हमें अपनी डिस्कवरी से, अपने तलब से ये जो हमें प्रेम मिला है, आनंद मिला है, खुशियाँ मिली हैं, तो ये सब इंसानों की ज़िंदगी में हो। तो ये जो चीज़ है, पिरामिड वाली मेरी जर्नी है, इसी के बाद मेरी लाइफ में हर तरफ से सक्सेस अपने आप आई। आप विश्वास नहीं करोगे कि अब मुझे किसी प्लेटफॉर्म के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम परेशान कब होते हैं कि हम स्कीमें बनाते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल जाए। आपने सिर्फ अपने ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर देखो वो कैसे आपके जीवन में ऐसे ऐसे रोल क्रिएट करता है, ऐसे ऐसे इंसान लेके आएगा कि मानो तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में हर पल एक नया जादू हो रहा है। और वो ध्यान के साथ वो जादू मेरी ज़िंदगी में हुआ। तो मैं अपने व्यूअर्स, लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप भी अपनी रियल जो आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसको थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल कर अपने आप के साथ गुजारे, अध्यात्म के साथ गुजारे। ओशो कहते हैं कि 23 आवर्स आप दुनिया को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने ईश्वर को दे दो, दिल से सच्चे मन से दे दो, आप देखना। और फिर 23 आवर्स में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यू वोंट बिलीव इट। सर, मैं जो बातें कह रही हूँ ये मेरी लाइफ की अपनी स्टोरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, और मेरे आसपास बहुत मास्टर्स ऐसे हैं, मेडिटेशन मास्टर, जिनके साथ ये चीज़ हुई है। तो छाया मैम, जो ये पीसीपी क्लास के बारे में आपने बताया, तो ये पीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये क्या इसमें क्या किया जाता है, कितनी देर के ये सेशंस होते हैं, और इसका कंटेंट क्या होता है, मतलब किस चीज़ की बात की जाती है पीसीपी क्लास? ये बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इन स्वामी विवेकानंद स्टडीज़, जिसमें हमारी 6 डेज की पीसीपी, जिसको हम पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि वैसे हमें नोट्स दिए जाते हैं, ये डिस्टेंस स्टडीज़ का एक फॉर्म होता है। तो उसमें हम कुछ दिनों के लिए वहाँ जाते हैं। तो हमारी ऐसे ही 3-4 आवर्स के लिए हमारी क्लासेस होती हैं, तो जिसमें हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं वर्ल्ड के, उनकी बातें करते हैं कि उन्होंने अध्यात्म का जो मार्ग है वो कैसे चले, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनको फॉलो करके हम अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आ सकते हैं, हम जीवन को एक शांति से जिस तरह से हम चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, सुबह से लेकर शाम तक हम किस चीज़ की तलाश में हैं, हम सुकून की तलाश में हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं, ठहरता ही नहीं। तो वो हमेशा ही जो हमारी स्टेट ऑफ ब्लिस है, तो उसको हम कैसे पा सकें, और जो हमारा मानव जीवन है, जो हमारा क्या उद्देश्य है, उसको समझ सकें, और हम अपनी ह्यूमन लाइफ को जो है वो एक उसको जस्टिफाई कर सकें। तो वो सारे लेसन्स जो हैं वो हम उस पीसीपी में सीखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपने मैसेज दिया सब लोगों की लाइफ में, कि 23 घंटे आप दुनिया के लिए रखिए, 1 घंटा अगर आप खुद को दें तो उससे भी आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। तो थैंक यू छाया मैम। तो छाया मैम, एक और ऐसा मुद्दा है, टॉपिक है, जिस पे मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि आजकल फैमिलीज़ जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं, वो पति पत्नी के हों, वो बाप बेटे के हों, वो माँ बेटे के हों, वो जो भी जितने हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो सब के सब स्ट्रेंड हो रहे हैं। और कैसे जो ये राइजिंग कन्फ्लिक्ट्स हैं फैमिलीज़ के अंदर, उसको लोग कैसे ओवरकम करें, और आपके उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो वो दूसरों के साथ नहीं, वो हमारे अपनों के साथ हो रहे हैं। मुझे असलम राशिद जी का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि तमाम जिस्म अजब दर्द से भरे हैं यहाँ, तमाम जिस्म अजब दर्द से भरे हैं यहाँ, सभी तलाश रहे हैं जवाब जख्मों का। तो हर कोई इंसान ये महसूस कर रहा है कि उसको दूसरे इंसान से जख्म मिल रहे हैं, वो जख्मों का सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि कहाँ से क्यों। जब हम फैमिलीज़ की बात करते हैं, सबसे पहला तो हमारी फैमिली का जो एक ब्यूटीफुल सेटअप था, उसको सबसे बड़ा शॉक जो है वो वेस्टर्न कल्चर से लगा। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो एक इंडिविजुअलिज्म का सिंबल है। तो हमने उस कल्चर को अडॉप्ट किया।
हम जॉइंट फैमिली से पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए। हमें लगा कि शायद अगर हम बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम निजात पा लेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, हमें फ्रीडम मिल जाएगी। हमने ये देखा ही नहीं कि उस फ्रीडम में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस छुपे हुए थे। हमारे बच्चों का उस पर सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो हमारे एल्डर्स हमारे बच्चों को वैल्यूज़ दे सकते थे। मुझे याद है मेरी दादी हमें हमेशा कहानियाँ सुनाती थी जिसमें एक मॉरल लेसन छुपा होता था, आज भी वो कहानियाँ याद हैं। तो फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन फैमिली की तो यहीं से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब हम आज 4 मेंबर हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं तो देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट है। हम 4 लोग भी एक साथ जो है एक छत के नीचे हम पीसफुली नहीं रह पा रहे हैं। देखो इसके रीज़न बहुत हैं, अगर मैं काउंट करूं, ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म है, डोमिनेशन है, ये इंसान की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड डोमिनेटिंग है, डेफिनेटली वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, या वाइफ डोमिनेटिंग है क्योंकि हम अपने रिश्तों को इंस्लेव कर रहे हैं अपनेपन के नाम पर। मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, वेस्टर्न लाइफ का इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया, लो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है, पुअर कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग रीजंस बनती हैं हमारे रिश्तों में दरार डालने के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अगर हम पीसफुली लाइफ जीना चाहते हैं कि रीज़न कहाँ से है। क्या मेरी डोमिनेटिंग नेचर है जो घर में क्लैशेस जो क्रिएट कर रही है, या मेरा ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म है, या मेरा ग्रोइंग पैशन मनी के लिए है जो मुझे अपने रिश्तों से दूर कर रहा है, तो या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या चीज़ें हैं वो सारी हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने से ये सोल्यूशन हल नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है, हमने अपनों के नाम पर अपने रिश्तों को हमने अपना इंस्लेव कर लिया। मुझे लगता है कि मेरा पति सिर्फ मेरा पति है, लेकिन आई जस्ट फेल टू सी कि ही इज़ नॉट ओनली अ हस्बैंड, he is also a son, he is also a father, he is also a friend, he is also a very important member of the society, so he need not only play one role, उसकी मल्टीटास्किंग है। एंड सेम अप्लाइज टू द women also, कि एक औरत जो है वो सिर्फ माँ पत्नी ही नहीं है, वो माँ भी है, बहन भी है, मतलब हर इंसान के बहुत मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरा पति हर चीज़ मेरे पति होने की हैसियत से करे। मेरे पति की मदर को जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि मैं अपने इंडिविजुअलिज्म में फंसी हुई हूँ। तो जब हम ये देख लेंगे कि हर इंसान के अपने रोल्स हैं और लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हम ले आएंगे। देखो सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उनके टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हाँ जब हम एक रिश्ते में बंध ही गए हैं, एक रिश्ते में हम जुड़ गए हैं, तो डेफिनेटली सल्यूशन यही है कि हम एक दूसरे की जो पर्सनालिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब ये सारा जो गेम है ये माइंड का है, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली मेरे माइंड ने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो डेफिनेटली वहाँ पर बड़ा ईज कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट आ जाता है। तो वहाँ पर फिर क्लैशेस जो हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फैमिलीज़ को पीसफुल बनाने के लिए वो है कि हमें थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी एक दूसरे को। ये नहीं कि जो भी चाहे वो रिलेटिव्स की बात करें कि हम गिव अप टेक में विश्वास करते हैं कि अगर मेरे लिए कुछ कोई करे तभी मैं, ये चीज़ बहुत है सोसाइटी में कि अगर हम किसी के घर भी जाते हैं या हमारा गिव एंड टेक भी होता है, उसका जो आधार है वो सिर्फ यही है कि उसने क्या दिया मैंने क्या देना है। हम सेल्फलेस नहीं होते, हम अपनी खुशी के लिए नहीं करते, हम सिर्फ एक रीति रिवाजों के लिए अपने रिश्ते निभाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे रिश्तों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमें अपने परिवार में सुकून नहीं मिलेगा तो हम सुकून को कहाँ तलाश करेंगे। सबसे पहला जो ईश्वर ने हमें सबसे पहले एक गिफ्ट दिया है हमारी फैमिली का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बंदा अपने घर में सक्सेसफुल नहीं है तो मेरा ये मानना है कि उसकी सक्सेस
सक्सेस बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल ही यूज़लेस है, उसका कोई मायने नहीं है। तो हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। अनकंडीशनल लव, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज यहाँ है अनकंडीशनल लव का। हम अनकंडीशनल लव लेके आए अपने रिश्तों में, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ये सोच कर ना करें कि जो मैं कर रही हूँ मुझे उसका आउटपुट मिलेगा तभी मैं अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखूंगी। तो अनकंडीशनल लव इज द सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर मूविंग इन द फैमिलीज। नेक्स्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो ये है कि वी आर अनअवेयर दैट हाउ आर वी बिहेविंग। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है हमारे थॉट प्रोसेस की। अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो डेफिनेटली जब हम अपने इनर डायलॉग को देखते हैं, मैं अपने लिसनर्स को एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप किसी दिन एक एक्सपेरिमेंट लेके देखो कि आप अपने इनर डायलॉग को सुनो कि उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कितना उसमें क्रिटिसिज्म है, क्या है उसमें। तो आपको अपनी जो क्वालिटी पता चल जाएगी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। अगर हम ऑन एवरेज देखें तो हमारे अंदर, हमारे माइंड में जो थिंकिंग प्रोसेस चलता है उसमें मेजॉरिटी टाइम हमारे दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक होता है अटैक मैकेनिज्म, एक होता है डिफेंस मैकेनिज्म। चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब रिलेशन की बात आती है तो मैं इसको सिर्फ घर तक ही मैं सीमित नहीं रखूंगी। हम सोसाइटी के सभी जो हमारा जहां हम काम कर रहे हैं वहां की मैं बात कर रही हूं। तो वहां हम क्या करते हैं, या तो मैं ये शो करना चाहूंगी कि आप गलत हो, आपकी गलती है, तो मैं ये सोचूंगी कि मैं किस तरह से सामने वाले को ये बताऊं, ये प्रूव करूं लॉजिकली कि हाँ यू आर रॉन्ग हियर। तो वो मेरे माइंड में, वो मेरी अटैक मैकेनिज्म चलता है। या मेरे माइंड में ये चलेगा कि मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं कि आई एम राइट। सो दो चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस मैकेनिज्म को, दोनों मैकेनिज्म को हम चेंज करके अगर हम ये ले आए कि हमें कैसे, हाउ टू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम ये देखें कि ना मैं गलत हूँ ना सामने वाला गलत है, सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में जो गलत चीज़ क्या हुई है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो हम उस ब्लेम गेम में ना पड़कर अगर हम सोल्यूशन पर फोकस करें तो हमारे जो रिलेशनशिप हैं बेटर हो सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो है एक औरत को समझना चाहिए, वो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ली है, लेकिन मेरा जो मैसेज है वो सबके लिए है, वो जेंट्स के लिए भी है। क्योंकि समटाइम्स जो जेंट्स है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनकी जो वाइफ है उसकी वो ड्यूटी है घर के काम करना, मीन्स दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। चाहे मदर्स की बात करें, वाइफ्स की बात करें, सिस्टर्स की बात करें, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि उनकी अपनी एक वाइफ होने के बिना, सिस्टर होने के बिना, मदर होने के बिना, डॉटर होने के बिना उनकी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उनको एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ फादर बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। तो जब हम दोनों जो मेंबर हैं सोसाइटी के, मेन एंड वेमेन, जब हम एक सपोर्टिव हम अपना बिहेवियर लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ये इशू कभी सोसाइटी में होगा ही नहीं कि जो कौन किस पर अत्याचार कर रहा है। तो ये सिर्फ बेबुनियाद शोर है कि कौन करता है, मर्द गलत है या औरत गलत है, यहाँ पर ये इशू आता ही नहीं। सो मेरा अपने लिसनर्स को बस यही कहना है कि आज जो टाइम की डिमांड है वो ये है कि हम अपने रोल्स को भली भांति पहचाने और हम अपने पार्टनर की लाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसकी, क्योंकि जितनी उसकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी उतना ही हमारी लाइफ पीसफुल और ब्यूटीफुल होगी। मैं एक बात इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उतार कर इस मिट्टी के जिस्म से स्त्री और पुरुष के नाम का आवरण, उतार कर इस मिट्टी के जिस्म से स्त्री और पुरुष के नाम का आवरण, आओ एक नए सांचे में ढलते हैं, आओ एक नए सांचे में ढलते हैं, आओ मैं से हम की ओर चलते हैं, आओ मैं से हम की ओर चलते हैं। जब हम अपनी अहम से निकलकर, अपने इंडिविजुअल से निकलकर अब जब हम हो जाएंगे तो डेफिनेटली हर रिश्ता, हर परिवार बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा।
बहुत बढ़िया मैसेज मैम आपने दिया कि आओ मैं से हम की ओर चलते हैं। तो फैमिलीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आपस में ईगो को छोड़ के और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। तो बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट बताया मैम कि जो एक्सेप्टेंस है, जो एक पति है या पत्नी है या फैमिली मेम्बर है, उसको बहुत सारे रोल निभाने होते हैं, उसको सोसाइटी में भी रहना है, विचरना है, तो उसके हिसाब से भी वो काम करेगा। और फैमिली के जो उसके रोल हैं, बाप, बेटा, बहू, बेटी, इन सब के रोल भी निभाने हैं। तो इन सब में बैलेंस अगर बना के चलेंगे तो ये कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दूर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला है कि जो आपका एक्सपीरियंस है और आपकी जो बातें हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद करेंगी। तो अभी तक जो भी आपने बताया है उसके लिए मैं आपका हमारे लिसनर्स की तरफ से थैंक यू करता हूँ। तो छाया मैम, एक बहुत अहम सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए लोग कई बार हिमालय तक चले जाते हैं, सब घर बार छोड़ के चले जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है या पर्पस ऑफ लाइफ, जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करी थी उससे पहले क्या मकसद था, और मेडिटेशन के बाद या आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बाद की छाया शर्मा का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। सर, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मेरे से। मेडिटेशन में आने से पहले की जो ज़िंदगी थी, अगर मैं चाहूँ तब अगर मैं सोचूं तो उसमें मुझे तो कोई मकसद नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा था कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यूं ही ज़िंदगी तमाम हो रही है। तो जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही चल रही थी, दिन हो रहे थे, रात हो रही थी, तो उसमें तो कोई मकसद नज़र ही नहीं आ रहा था। हाँ, बाय नेचर मैं सिंस चाइल्डहुड ही बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक एक्टिव रही हूँ। पार्टिसिपेशन मेरी सोसाइटी में बहुत रही है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस नहीं था मेडिटेशन से पहले। तो उस टाइम तो ये था कि अपनी मर्जी से कब अपनी मंजिल के हम हैं, अपनी मर्जी से अपनी मंजिल के कब हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो पहले ये हालात थे। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में आई तो जितना जितना मेरी अपनी स्वयं के साथ मुलाकात होती गई, जितना जितना मेरी अंदर की यात्रा और गहरी होती गई, तो फिर मुझे सबसे पहले तो रियलाइज़ हुआ कि आई एम अ वेरी पीसफुल, वेरी लविंग एंड वेरी वी कैन से पॉजिटिव पर्सन। वाई? बिकॉज I have the same qualities as God possesses। तो मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर जो मैं प्यार है, जो खुशियाँ हैं, जो पीस है मैं बाहर तलाश रही हूँ, वो मेरे अंदर है, वो मुझे लुटानी है। तो मेडिटेशन से मैं वो सारी ऊर्जा लेती हूँ भगवान से और मैं बांटती हूँ अनकंडीशनली। अब मुझे मेरा जो मेडिटेशन के बाद का पर्पस मुझे समझ आ गया है कि मुझे मेरा इस धरती पे जो जीवन है उसका उद्देश्य बस यही है कि मैं अपने प्रभु के साथ कनेक्ट होके, अपने आप के साथ कनेक्ट होके हर रोज़ जो ब्रह्मांड में इतनी पॉजिटिविटी है, लव है, उसको रिसीव करूं और उसको मैं सोसाइटी में फैलाऊं। क्योंकि आज सोसाइटी में लोगों को प्यार की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेरी हर रोज़ सुबह उठकर यही प्रेयर होती है कि हे ईश्वर, तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो मुझे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, प्रेम लाने का, आनंद लाने का, शांति लाने का मुझे एक सोर्स बना, ताकि जब मैं तेरे पास वापस लौटूं तो मुझे तू अपने गले से लगाए और मुझे ये कहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बहुत बढ़िया आपने मैम एक्सप्लेन किया कि आपके प्री मेडिटेशन और पोस्ट मेडिटेशन या जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से आपके जीवन में बदलाव हुए हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपने बताया कि आप प्यार बांटना चाहती हैं, खुशियाँ बांटना चाहती हैं और परमात्मा के साथ आपकी जो लय है उसकी एनर्जी के साथ आप सिनर्जाइज होना चाहती हैं। तो बहुत ही बढ़िया मकसद है, हम चाहते हैं कि आप अपने इस मकसद में कामयाब। तो छाया मैम, ये एक मैजिक क्वेश्चन है जो मैं काफ़ी सारे लोगों से पूछता हूँ, तो कुछ लोग इसका जवाब देते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते या कुछ लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये सवाल क्या है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है कि आप बड़े होकर
क्या बनना चाहोगे? बड़े होकर मैं क्या बनना चाहूँगी, तो यहाँ पर मैं अपनी फिजिकल एज को नहीं लेती हूँ। मैं बड़े होने को ये समझती हूँ कि मैं उस काबिल बन पाऊँ कि मैं अपने आसपास हर इंसान को बड़ा होने में मदद कर सकूँ। तो मैं बड़ा होकर इतनी बड़ी बनना चाहती हूँ कि जिससे मैं हर इंसान को बड़ा बना पाऊँ। तो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया इस सवाल का। ये आज तक का मुझे मिला हुआ सबसे खूबसूरत जवाब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो अभी इस कन्वर्सेशन को हम एंड करें उससे पहले आप अगर हमारे लिसनर्स को एक शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी, पार्टिंग मैसेज, कोई ऐसा मैसेज जो उनको याद रहे, जब भी वो छाया शर्मा को याद करें तो उनको ये 4, 5, 6 लाइनें जो आप अभी बोलेंगे वो याद रहें, ऐसी क्या चीज़ आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहती हैं? डेफिनेटली मैं अपने लिसनर्स को अब यही कहूँगी, हमने इतनी बातें की हैं, मेडिटेशन की बातें की हैं, खुशियों की बातें की हैं, बस मैं अपने लिसनर को यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी खुशियों के लिए मौके की तलाश ना करो। कोई भी मौका हो उसको खुशियों के लिए यूटिलाइज करो, क्योंकि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ये होगा तब मैं खुश होंगी, वो होगा तब सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा। दोस्तों, ज़िंदगी हमारे हाथ से ऐसे ही इंतज़ार करते करते रेत की तरह चलती रहती है, हमारे हाथ से ज़िंदगी छूटती रहती है और हम ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं ले पाते। मेरा सबसे फर्स्ट जो मैं टीचिंग या लेसन कह सकती हूँ अपने लिसनर्स को देना चाहती हूँ कि जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको बहुत ही बड़े माइंड से एक्सेप्ट करो और उससे लर्निंग लो कि ये क्यों हो रहा है या इससे मैंने क्या सीखकर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब आप उन लोगों को अपना टीचर मान लोगे तो किसी भी इंसान के लिए आपके अंदर बिटरनेस नहीं होगी। ज़िंदगी की यात्रा को बहुत खुशी से करो। राहत इंदौरी साहब की एक बात मुझे याद आ रही है कि आंखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। और जो सफर जारी रखते हैं डेफिनेटली वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और खासकर मैं बता दूं कि सफर ही मंजिल होता है, क्योंकि जब सफर पे चलते हैं वही हमारी मंजिल है। तो मैं इस सारी कॉन्वर्सेशन को सिर्फ अपनी 2 लाइनों में एंड करना चाहती हूं कि कोई साज ना हो पास तुम्हारे, कोई साज ना हो पास तुम्हारे, फिर भी गाते रहो। कोई साज ना हो पास तुम्हारे, फिर भी गाते रहो। कोई वजह ना हो खुश होने की, फिर भी मुस्कुराते रहो, फिर भी हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया मैसेज मैम आपने दिया हमारे लिसनर्स के लिए। तो अगर मैं अपनी लर्निंग की बात करूं इस पूरी डिस्कशन से जो आपके साथ की है, तो उसमें मेरी जो सबसे बड़ी 2 चीज़ें निकल के आई हैं। एक, खुशियाँ कहीं बाहर से नहीं मिलेंगी, खुशी आपके अंदर ही है, आप उसको अंदर तलाशिए। और दूसरा कि जो बाहर के सुख और संसाधन है या पैसा है, तो पैसों से खुशियाँ नहीं आती, वो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस से ही आप खुश हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत सारा समय दिया हमें इस पूरी कन्वर्सेशन के लिए। और एक हमारा जो ट्रेडिशन है कि हम जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम एक सवाल पूछते हैं या उनसे हम नॉमिनेशन लेते हैं हमारे आने वाली एपिसोड्स और आने वाले शोज़ के लिए कि आप ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनको आप हमारे पॉडकास्ट पे सुनना चाहेंगे। वो कोई भी लोग हो सकते हैं जिनको आप नॉमिनेट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आपके लिए इस शो पर लेके आ सकें। तो कौन से वो 3 नाम हैं जिसको आप चाहेंगे मैम कि हमारे पॉडकास्ट पर उनको आप सुनें?
सर डेफिनेटली नाम तो बहुत हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं, बट डेफिनेटली जब मुझे 3 नाम देने हैं तो मैं उन लोगों का नाम लूँगी कि जिन्होंने अपने अपने जो अपने रिलेटेड फील्ड्स हैं लाइफ के, उन्होंने एक अपनी बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटी बनाई है, सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही नहीं बल्कि एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो वो एक बेस्ट स्पेसिमन ऑफ ह्यूमैनिटी निकल के आए हैं। तो वो 3 नाम है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी श्री मुकेश आलम जी का, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो बहुत बड़े शायर ही नहीं है, लेकिन वो बहुत ही एक रूहानियत की जिंदा तस्वीर हैं, जिनका अगर हम सिनोनिम ढूंढे तो वो है मोहब्बत। और सेकंड है हमारे श्री अशोक धीर सर, जो कि डेफिनेटली वो भी बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है हर इंसान के लिए, जो चाहे उनको जानता हो ना जानता हो। तो सेकंड नाम मेरा श्री अशोक धीर जी का है। और थर्ड नाम डेफिनेटली मेरी प्रिंसिपल डॉक्टर परमजीत कौर का है, कि क्योंकि वो इतनी डायनामिक पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने अपनी इनोवेशन से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी क्रिएटिविटी से बीसीएम के नाम को पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप इन तीनों पर्सन्स का इंटरव्यू करें, क्योंकि इन तीनों की ज़िंदगी से आपको ऐसे खजाने बाहर निकल के आएंगे कि लोगों को एक से एक बढ़कर जो है नज़रिया ज़िंदगी को जीने का मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच छाया मैम।